नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे दो विषयों पर थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। विषय है, एक तो चीन में जो विद्रोह के हालात हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है शी जिनपिंग के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर। वहां की तस्वीरें, वहां की वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ा है और पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया है। ये वही अमेरिका है जो कल तक पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन के बहाने और आतंकियों से लड़ने के लिए 45 करोड़ रुपए की जो मदद है वो दे चुका है। बीच में भारत के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं चीन पर थोड़ा बात करूंगा आपसे। चीन में जिस तरह की बगावत भड़क उठी है और लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं और बहुत असंतोष की आग है। और बहुत जीरो कोविड पॉलिसी जो चाइना की है उसे लेकर, खासकर वहां जो बेरोजगारी के हालात पैदा हो गए हैं उसको लेकर, और शी जिनपिंग ने जो किया धरा है अब तक उसको लेकर बहुत कुछ है। डॉक्टर साहब, कैसे एनालाइज करेंगे इसको आप? देखिए त्रिवेणी जी, मेरा यह मानना है कि जब आपका विरोधी देश है तो उसके ऊपर सही एनालिसिस करना चाहिए। जब शी जिनपिंग के खिलाफ कूप की और उनको नजरबंद करने की बातें आ रही थी, तब भी मैंने आप ही के चैनल पर आके बोला था सबसे पहले कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा वर्चस्व है और वो फौज को भी कूप करने की अनुमति नहीं देगी, चाहे शी जिनपिंग कितने ही खिलाफ हो उनके, या वो शी जिनपिंग के कितने खिलाफ हो। दूसरे मैकेनिज्म्स हैं उनके पास कि वो चाहे तो शी जिनपिंग के ऊपर अपनी ग्रिप को टाइट कर सकते हैं, लेकिन फौज को बैरक से बाहर और अपने कंट्रोल से बाहर नहीं निकलने देंगे। वो उनकी स्वॉर्ड आर्म है एक तरह से, कि वो अपने हाथ में तलवार लेके चलते हैं, उस तलवार का नाम पीएलए है। तो वो हाथ की तलवार को अपने ऊपर रूल नहीं करने देंगे, वो दूसरे को मारने के लिए उपयोग करते हैं। ये उनका चरित्र है चीनी कम्युनिस्टों का। वैसे ही अभी ये जो चीजें आ रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा ये गलत है, ये है सच कि जो कुछ भी दिख रहा है, लेकिन इसको हमको एनालाइज करना होगा कि क्या ये वहां की जनता ने ये किया है, या शी जिनपिंग के राइवल फ्रैक्शन विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। और अभी जो ये हुआ है, देखिए अभी वहां पर उनकी 20th प्रिलिमिनरी कांग्रेस है पार्टी की, और उसमें सील हो जाएगा कि शी जिनपिंग को थर्ड टर्म मिलेगी या किसी और को मिलेगी। तो ऐसे समय वहां पर चीन वैसे भी एक सिक्योरिटी स्टेट है, इंटरनल सिक्योरिटी स्टेट है, पुलिस स्टेट है, टू बी वेरी फ्रैंक वो पुलिस स्टेट है। और अभी जब ये सब चल रहा है तो वहां सिक्योरिटी और भी टाइट है। डेफिनेटली आप मान के चले, ऐसी स्थिति में जब वहां पे पूरी की पूरी गैदरिंग हो रही है इनके बड़े नेताओं की सब कुछ, तो पुलिस स्टेट होने की वजह से वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो ये मुझे नहीं लगता कि आम लोगों ने ये किया है। आम आदमी कोई भी होगा उतनी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको थाइमन स्क्वायर भी याद होगा, उसको सब चीजें याद होंगी। और अभी अभी ही आप देखिए कि कुछ पुराने पूर्व बड़े मंत्री और अधिकारियों को जिस प्रकार से आजीवन कारावास की सजा मिली है, तो उसके बाद आमजन ये नहीं कर पाएगा। ये जो मुझे लगता है ये हुआ है, ये जो शी जिनपिंग को निपटाना चाहते हैं कि वो तीसरी टर्म नहीं ले पाए, उनमें से किसी ने किया होगा। और मुझे शक की सुई अभी भी लगती है जियान जेमिन का जो ग्रुप है उसके ऊपर, क्योंकि वो जो ग्रुप था, उन्होंने ऑफिस 610 बनाया था। बड़ा फनी सा नाम है वो। 610 का मतलब ये है छठा महीना था वो, उस प्रकार से कुछ है। 6 तारीख या 10 तारीख छठे महीने की उसको लेके किया है शायद। छठा महीने की 10 तारीख को बना था वो। तो 610 उसको बाद में शी जिनपिंग ने डायल्यूट कर खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी माना जाता है कि इंटेलिजेंस के अंदर काफी हस्तक्षेप है जियान जेमिन ग्रुप का और जियान जेमिन का खुद का। तो हो सकता है ये सिक्योरिटी एपरेटस के जो लोग हैं उनके द्वारा ये सब किया गया हो। फिर वहां पर शोंघाई गैंग भी है
जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही ग्रुप है। ये कोई भी एंटी कम्युनिस्ट नहीं है। हाँ, ये मत समझिए कि ये सब सुपर हीरोज हैं और जो विलन को मारने के लिए निकले हैं, ये सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सब वही गुंडे हैं। ये मैं बोलता हूँ जो माफिया फैमिली है, उस माफिया फैमिली का सब अलग अलग किरदार है। ये वो कोई भी दूध के धुले नहीं है, सबके हाथ रंगे खून से। तो ये हो सकता है कि शंघाई गैंग के लोग हों जो शी जिनपिंग के खिलाफ है। इसमें हो सकता है कि देखिए वहां पे एक जंग फैमिली भी है, और जंग फैमिली जो है उसका भी काफी वर्चस्व हस्तक्षेप रहा है। अब हो सकता है कि वो अगर कुछ हस्तक्षेप कर रहे हो, तो ये जो हुआ है ना, ये अधिकारियों के द्वारा हुआ है, कम्युनिस्ट नेताओं के द्वारा हुआ है, ऐसा मेरा एनालिसिस है, ना कि ये आवाम के द्वारा हुआ। कि आवाम तो जो है बेचारी मजलूम है वहां पर। आवाम की हैसियत नहीं है कि ये सब कर पाए, क्योंकि उस आवाम करेगी तो गोली मार देंगे ये। तो जी ये हुआ है। जो लोग नहीं चाहते शी जिनपिंग वापस से जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बने, और मैं अभी भी कहता हूं कि ज्यादा चांसेस हैं कि वो बनेंगे। वो क्यों कहता हूं कि आपके मैं व्यूअर्स को कहूंगा कि फेसबुक पर जाएं और चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो पेज है, आधिकारिक पेज है, वहां पर देखें तो आज जो कुछ टिप्पणियां आई है उसमें दिखता है कि शी जिनपिंग का कंट्रोल है या उनकी पार्टी कांग्रेस के विषय पर। लेकिन अभी भी आप नहीं कह सकते वहां पर क्या होगा और किस प्रकार से जो उनका पोलिट ब्यूरो एक्ट करेगा। अगर पोलिट ब्यूरो में ज्यादा लोग इनके खिलाफ हुए, इनका कंट्रोल कम हुआ पोलिट ब्यूरो पे, तो ये इनकी फाइल नहीं पड़ सकती, कोई और बन सकता है। और हो सकता है कि ली केचियान बने, और ये भी हो सकता है कि ली केचियान को अगर नहीं बनते हैं और शी जिनपिंग पूरे पावर में आते हैं, तो हो सकता है ली केचियान को इस बार पोलिट ब्यूरो में भी जगह नहीं मिले। तो चीजें जी अभी अधर में हैं। आप ये मत सोचिए कि शी जिनपिंग का हो गया, लेकिन ज्यादा चांसेस, क्योंकि बीच में कुछ दिनों पहले भी कुछ सरकारी जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी, उसमें उसकी स्टार्टिंग ही ये थी कि विथ शी जिनपिंग थॉट्स को मद्देनजर रखते हुए, शी जिनपिंग थॉट्स पर चलते हुए, तो ये जो इस प्रकार की टिप्पणियां, इससे आप समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट एपरेटस है उसके ऊपर शी जिनपिंग का बहुत अच्छा नियंत्रण है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि शी जिनपिंग को अगला टर्म मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब इतना बेरहम, मतलब जिसको कह सकते हैं इतनी कट्टर तानाशाही जहां पर हो, वहां पर जो लोग ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं, इनको हौसला कहां से मिल रहा है? खाद पानी इनको कहते हैं ना, जो खाद पानी मिलना, इनको जो ऑक्सीजन कहां से मिल रही है कि इतना बड़ा स्टैंड ले ले? वहां तो आपको मालूम है तो बहुत ही बेरहम टाइप के लोग हैं। देखिए, इनके फ्रैक्शंस के अंदर से ही बहुत सारी चीजें होती हैं। जी कम्युनिस्टों के अंदर भी आप ये मत भूलिए कि कम्युनिस्टों में परजिस का जो सिस्टम है वो तो कम्युनिस्टों ने दिखाया है। एक परजिस का सिस्टम दिखाया था हिटलर ने, जो कि जर्मनी में था। दूसरा परजिस का सिस्टम दिखाया वो स्टालिन ने दिखाया यूएसएसआर में। और अब चीन में भी परजिस होती है कि रात को किसको गिरफ्तार करते हैं, किसके घर में पुलिस जाती है। तो ये सब तो कम्युनिस्ट निजाम में होता है। और मैं यही कह रहा हूं कि आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देखिए। मैं चीन के खिलाफ रहता हूं, लेकिन चीनियों के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि चीन की आवाम तो खुद प्रताड़ित है मेरे हिसाब से। जी ये बिल्कुल। जो गैंग मेंबर्स हैं, माफिया है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, रोग ये है, चीनी नहीं है रोग। चीनी तो खुद बेचारे रोगी हैं, इनकी वजह से रोगग्रस्त हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इनमें भी जो इंटेलिजेंस के और डीप स्टेट है, डीप स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी वाले जो डीप स्टेट है, वो भी बहुत सारी चीजों को प्रसारित करवाते हैं। बीच में कुछ बातें ये भी आई थी कुछ समय पहले, शी जिनपिंग को अरेस्ट करने की भी कोशिश की गई थी कुछ पुलिस केसेस बनाकर। अब पुलिस केसेस की यदि बात करें तो फिर वो जियान जामिन का जो ग्रुप है, वहां पर पुलिस के ऊपर काफी उसका नियंत्रण है, उनके लोग काफी बैठे हुए हैं। शी जिनपिंग का वर्चस्व मिलिट्री पे ज्यादा है। और इसीलिए मैंने आपको ये बात कही थी जब वो उस दिन जब वो बात हुई थी ना कि मिलिट्री ने कूप कर दिया, तो मैंने ये कहा था कि यदि पुलिस कुछ करे और इंटेलिजेंस कुछ करे तो बात अलग है। लेकिन शी जिनपिंग का वर्चस्व ज्यादा है मिलिट्री में। इंटेलिजेंस और पुलिस में तो आप मान के चलो आज भी 50% होगा उनका, 50% दूसरों का है। तो जी ये जो 50% दूसरे हैं वो बहुत कुछ करवा सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब चाइना में जो भी ये उथल पुथल मची हुई है, हम जैसे अमेरिका को ही देखते हैं, तो
क्योंकि CIA हर जगह एक्टिव है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। कहीं ये पीछे से कुछ अमेरिका के साथ जो राइवलरी है, तो कहीं नहीं नहीं, ये तो एक होता ही है, ये तो होता जी ही है। जब जी आपके दुश्मन देश के अंदर कुछ हो रहा है, चाहे पार्टी का आंतरिक चुनाव हो रहा हो या जनता किसी चीज को लेके मायूस हो या गुस्से में हो, तो आग में घी तो डाला जाता है। तो दूसरा देश का इंटेलिजेंस ये काम कर सकता है, CIA भी करने में सक्षम है। आप उसको असक्षम मत समझिए। और यही बात जो है ना कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें, तो वहां पर खैर सोशल मीडिया जो है, फायर वॉल्स भी लगी हुई है, सब कुछ है, लेकिन टेक्नोलॉजी की भी तोड़ आता है। VPN भी अलग अलग प्रकार के, देखिए मैं उसका एक्सपर्ट नहीं इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन चाइना में ट्विटर बैन है, लेकिन आप VPN यूज करके चाइना में ट्विटर यूज कर सकते हैं। तो अब CIA के पास तो और कई दर्जे ऊपर की टेक्नोलॉजी होगी, आप और हम नहीं जानते। बिल्कुल। तो वो एनोनमस भी बन सकते हैं और उससे के सोशल मीडिया पे चीजें फैला भी सकते हैं। तो आप कितना भी नजर रखो, कहीं ना कहीं तो उसके अंदर लीकेज होता होगा सिस्टम में। और डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो हर प्रयास करेगा। देखिए, जब चीन US के अंदर इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट करता है, साइबर अटैक करता है, यहां तक पता है आपको, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज होते हैं, चीनियों ने शायद टूरिस्ट बनकर जो डीप में जो इनके एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, वहां जाकर वो बीज खोद के निकाले, ताकि वो उसको चीन भेज सके खुदाई करके और रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने देश में यूज कर सकें। और हो सकता है कि उसकी रिसर्च में बिलियंस ऑफ US डॉलर का और कई सालों की मेहनत अमेरिकन की लगी होगी। तो ये सब चीजें भी हैं। और अभी अभी ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने तो ये बात कही भी है, US इंटेलिजेंस ने भी कही है कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो चीन है। और उसमें सबसे बिल्कुल। देखिए, कंटिन्यू वॉर जो चीन से होनी है, जिसकी भी होनी है, हमारी हो या US की हो या किसी की भी हो, उसमें जो काइनेटिक फैक्टर होगा वो तो बहुत बाद में यूज होगा। चाइना की दूसरी जो कैपेबिलिटीज वो डेवलप करता है, वो साइबर की करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की करता है, वो सब पहले यूज करेगा। और इस चीज को लेकर खुद वेस्ट, स्पेशली अमेरिका और ब्रिटेन जो है, वो भी काफी ज्यादा जागरूक है क्या करना है। तो वो भी बहुत कुछ उसके खिलाफ कर ही रहे होंगे, वो हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेंगे। जी। और डॉक्टर साहब, डेफिनेटली एक बात ये भी कही जा रही है कि शी जिनपिंग माओ की तरह अपने आप को साबित करना चाहते हैं, माओ बनना चाहते हैं वो। इस तरह की खबरें भी मैंने पढ़ी थी कि वो कुछ विश्लेषक इस बात को कह रहे थे। देखिए, ये बात सच है। और कि वो माओ को की तरह बनने का प्रयास करते हैं, वो माओ के समकक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है वो अपने आप को, जैसे हिस्टोरिकल जो इनके रेजोल्यूशंस हिस्ट्री के ऊपर पास होते हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं वो माओ के नजदीक आकर बैठ गए। तो अभी जो पिछली बार जो हिस्ट्री ऐतिहासिक रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें उन्होंने अपने आप को कर लिया एक कम्युनिस्ट पार्टी के स्तंभ की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया। शी जिनपिंग थॉट्स का चलना बतौर पुस्तक, तो वो भी उसी तरफ जाने वाली बात है। और वो जो बात करते हैं आर्थिक समानता की और कॉमन प्रॉस्पेरिटी की, ये फिर वापस से वो आइडियोलॉजिकल जड़ों में जाने की कोशिश करते हैं। वो बार बार बात करते हैं रेड जीन की, वो बातें जो बार बार करते हैं कि सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। तो शी जिनपिंग बार बार अपने आप को जो वामपंथी कम्युनिस्ट बैकग्राउंड है उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं और चीन को उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। और आप ये देखिए कि डंग शाओपिंग, ये फिर मैं वही बोलूंगा कि देखिए, ये भी जो हमारे एनालिस्ट कहते हैं ना कि डंग शाओपिंग ने कुछ रिफॉर्म कर दिया, भाई साहब ये रिफॉर्म रिफॉर्म कुछ नहीं था। डंग शाओपिंग ने भी यही कहा था, बिल्ली काली हो या सफेद हो, जब तक वो चूहा पकड़ती है तो वो बिल्ली मानी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो ये थे वही कम्युनिस्ट, बस इन्होंने उस समय का उपयोग किया, अमेरिका की आंख में कहीं ना कहीं धूल ठोकी, अपने आप को जो अछूत बना हुआ था चीन उसको छूत बना दिया और अपने आप को मेन स्ट्रीम कर लिया, प्रॉस्पेरिटी कर ली। लेकिन वो अंदर से वही है। और वो चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे डंग शाओपिंग हो, चाहे जेन जियामिंग हो, ये सभी वो भी वही है, किसी में कोई फर्क नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सब वही है और इनमें आपस में कोई फर्क नहीं है। इन सब की नीतियां एक जैसी हैं।
डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी रोशनी अब डालें पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अभी बाइडन जो वो अमेरिका हमारा के आंतरिक राष्ट्रपति। मामला है। जी। उन्होंने। ये नहीं, अभी अभी मैं इसको ऐसे कहूंगा कि अभी तक जी हम फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कस कर रहे थे, विदेशी मामलों पे बात कर रहे थे, अब आंतरिक मामलों पर आ जाए। वो हमारा आंतरिक मामला है पाकिस्तान का। जी 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 जी। हमको बिल्कुल हक है है। उसको करने का। जी 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 बिल्कुल। और सही कहा। वो हमारा तो इंटरनल बाइडन इशू ने। है पाकिस्तान का हाँ, तो मामला। बात कर लेते हैं। जो बाइडन ने क्या कह दिया ऐसा, तो आज तो उनको उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको तलब कर लिया। वहां के जो एम्बेसडर है कुछ नाम है उनका, उनको इस्लामाबाद में तलब कर लिया कि भैया आपने ये क्या कह दिया। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बाइडन ने तो जो कुछ भी कहा कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, जिसको लेकर वो दुनिया को ब्लैकमेल करता है, भारत को भी कई बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, बाकी इसराइल को भी उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। क्या अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण किया जाए? क्योंकि उसने ये कहा है कि कोई सामंजस्य नहीं है। एक आईएसआई है, एक फौज है, एक वहां का पॉलिटिकल सर्किल है, कहीं कोई तालमेल है ही नहीं। तो ऐसे लोग, ऐसे कंट्री में न्यूक्लियर वेपन का होना तो दुनिया के लिए खतरनाक है। देखिए त्रिवेणी प्रसाद जी, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ जो बाइडेन की बातों का। और चूंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूं तो मैं एक पॉलिटिकल नजरिए से भी चीजों को देखता हूं। परसों हमने देखा कि तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी, और छोड़ने के बाद जिस प्रकार की बातें की, मैं उससे कहीं ना कहीं सहमत भी था कि डेमोक्रेट्स में ये स्थिति आ रही है कि वो जो बोलते जो थे वो बचे नहीं हैं, आइडियोलॉजिकली भी नहीं बचे हैं, जो उनका कर्तव्य है वो इस प्रकार का है। अब आप समझिए कि तुलसी गवाड़ का वोट बैंक बड़ा हिस्सा जो था वो इंडियन था, वहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और ये भारतीय मूल के लोगों ने जो बाइडन को जितवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। ये भारतीय मूल के लोग एक तरह से जिसको कहते हैं वोट इन मास, एकदम मास में वोटिंग करते रहे डेमोक्रेट्स के लिए। अब चुनाव जब सामने खड़ा है, महीना भर बचा है चुनाव में, तब तुलसी गबार्ड ने एक तरह से वो वीडियो बॉम्ब गिरा दिया, वीडियो पे जो बात करी। उसके बाद ये जो वोटर है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकता है रिपब्लिकन्स के खेमे में। और इसको रोकने के लिए संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान कार्ड खेला कि भारतीय इस चीज से खुश होंगे और मेरे लिए वोट करेंगे, ये हो सकता है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। दूसरी चीज जो है ना पांडे जी, मैं बहुत ज्यादा इनकी बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि आप इनके इतिहास को देखिए। 1980s की बात है, जब अफगान वॉर शुरू हुई थी, अफगान सोवियत वॉर। उस समय ये स्थिति थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। जो लगाए थे क्योंकि आप गुप्त रूप से गुप्त गुप्त तरीके से आप गुप्त रूप से आप न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं अपने देश में, ये बोलकर। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ ने हमला किया अफगानिस्तान में, इनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ी कि यहाँ से हम हथियार प्राप्त करेंगे, तो सारे सेंक्शंस भी हट गए। जिस पाकिस्तान को सैंक्शन किया था उसको अपनी गोद में बिठाया, वहां एक डिक्टेटर बैठा था, उसको अपनी गोद में बिठाया। सीआईए ने अरबों रुपए भी डाले, हथियार भी दिए, और पाकिस्तान को आगे भी रखा। तो और जो बाइडन ऐसा नहीं उस समय एक्टिव नहीं थे, उस समय भी राजनीति में एक्टिव थे। तो ये लोग जो है ना कि अपने हित को देखते हुए सोचते हैं कि सबको बेवकूफ बनाए। अगर आपको इतना ही दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर क्षमताएं हैं वो दुनिया के लिए आफत, और है भी सही वो, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो बाइडेन ने गलत नहीं बोला कि वहां प्रोविजन नहीं है अलग अलग पावर सेंटर से, और इसमें बहुत हो सकता है कि गलत हाथों में ये जो अस्त्र हैं ये लग जाए और मानवता के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर आपने F-16 के लिए लगभग $500 बिलियन का पैकेज क्यों दिया? क्या ये न्यूक्लियर, क्या उस F-16 से न्यूक्लियर बम जो था वो आतंकवादियों पे गिराने वाला है पाकिस्तान? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर कैरी करने में कैपेबल है, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह न्यूक्लियर कैरी करने में कैपेसिटी रखता है F-16। वो कैपेसिटी किस वहां पे? ये क्या हम नहीं समझते कि हम बेवकूफ है? क्या आप अपग्रेडेशन करके दे रहे हैं उस प्लेन को, जो कि न्यूक्लियर शस्त्र ले जाने में भी कैपेबल है, क्योंकि वो आतंकवादियों के खिलाफ देंगे शस्त्र।
तो इनकी बातों पे मुझे यकीन नहीं आता। इनकी यूएस की बात आई कि वो कराची जाएगी। आप आपका जो एम्बेसडर है, आज आप तो तलब कर रहे हो, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। वही एम्बेसडर अभी तो गया था पाक कश्मीर में, और हमारे जी जख्मी उस पर आया। तो मुझे इनकी बात इतना ज़्यादा बराबर की यकीन नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेट की और जो बाइडेन कार्ड ने वो वीडियो बनाकर और बिल्कुल इसको सीधा खट्टा बदले हो गए हैं। इनका अब इतना बड़ा जो वोट बैंक था, ये कहाँ जाएगा? मुझे लगता है इसी को उन्हें हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। इस विषय पर और भी बातचीत हो सकती है। अभी मुझे लगता है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, और अच्छा आपने सही कहा कि अमेरिका पर यकीन नहीं नहीं किया जा यकीन नहीं सकता, कर और सकते यकीन नहीं किया जा सकता। नहीं और मैं किया ये भी कहूंगा कि जब पाकिस्तान एटॉमिक वेपन बना रहा था, उस समय तो अमेरिका को पता था ये बात कि वो ये एटॉमिक वेपन बना अरे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि 1980 में के आसपास तो इन्होंने सैंक्शन लगाए थे पाकिस्तान पर। जैसे ही सोवियत संघ ने हमला किया अफगानिस्तान पर, आपको सोवियत संघ को तोड़ना था, तो आप सैंक्शन वगैरह सब भुला दिए। उसको छोटा सा बच्चे की तरह, प्यारे बच्चे की तरह बिठा के गोद पे बिठा लिया और खिलाने लग गए उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सब ये लोग थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल उनको पता था सब कुछ। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने दिया, और ये ईरान पर जिस तरह से निगाह रखे हुए ईरान को मेरी जो न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक रहे हैं। जी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, मोदी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसके अंदर मैंने डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया किसने किससे क्या बात की थी उस समय। जी तो आपको तो नफरत हो जाएगी जब आप ये देखोगे तो कि उस समय क्या इनका कर्तव्य था, बिल्कुल उस समय बिल्कुल। क्या था, हाँ 1971 की जंग के समय क्या कर्तव्य था। देखिए, मैं इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर जिस प्रकार से सेक्सिस्ट टिप्पणियां कर रही थी किसिंजर ने, क्या बोलेंगे उसके विषय में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री उनको थी। बिल्कुल उनको रिचर्ड निक्सन ने 30 मिनट वेट कराया था, उसके बाद उनको एंट्री दी थी अपने ऑफिस में। और नहीं, मैं ये उसको भी इतना नहीं मानूंगा, लेकिन जिस तरह से पर्सनल यौन टिप्पणियां की गई थी बात संवाद में, जब किसिंजर जी और निक्सन बात कर रहे थे, और किसिंजर भी वहीं बैठे हुए थे, तो जी वो जी क्या था? बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा था, मतलब वो बहुत उसकी ही था, घटिया वो टाइप की। सबसे पहले था जी पाकिस्तानियों से वो। जी जी बिल्कुल ठीक कहा। इससे बिल्कुल यही बात सही है कि अमेरिका बिल्कुल, मतलब वो नहीं, हर चीज अपने ये स्वार्थ के अपने साथ हित सिद्धि करता है। के लिए सब करते हैं। जी, और मुझे तो लगता है बिल्कुल कि ये बिल्कुल। जो है ना, ये केवल बिल्कुल इंडियन इनका वोट पहले तो ये कहते थे कि इंडियन वोट बैंक को अपीस करने के लिए किया है, क्योंकि तुलसी गबार्ड ने जो निकली है वहां से, वो तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की है। जी जी उसको बैलेंस करने के लिए किया है। तो आप बैलेंस सही कह करने रहे के हैं, लिए। उसको बैलेंस करने के लिए किया है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। आपने दोनों विषयों पर बड़े विस्तार से हमसे बातचीत की। आगे भी हम इन विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज आपको कल आपको कुछ जरूरी काम से निकलना भी है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप जाएं आराम से अपना, और फिर फिलहाल वक्त निकाला आपने हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद। हिंद, जय भारत।